हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लैट फॉर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन बाउंड्री लेयर थ्योरी का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं बाउंड्री लेयर इक्वेशंस को किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ बाउंड्री लेयर इक्वेशन। और देयर आर टू अप्रोचेस टू ड्राइव बाउंड्री लेयर इक्वेशन। हम बाउंड्री लेयर इक्वेशन को दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच और दूसरा तरीका है एसिम्प्टोटिक अप्रोच। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, जो एक जनरल फ्लो को दिखाती है, उसके अंदर से हम वो टर्म्स हटा देंगे जिन टर्म्स से हमें क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा की टर्म्स हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्डर का। हम पर्टिकुलर टर्म्स को एक ऑर्डर दे देंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे कम ऑर्डर की टर्म्स होंगी जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर हमें जो इक्वेशंस मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर इक्वेशंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर एक जो चीज नोट करने की है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को आर से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है यू एक्स ओवर न्यू, ठीक है। ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर, जो आपने विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसके अंदर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि हमारा जो न्यू है यहाँ पर, ये न्यू क्या है, यू तो आपकी पोटेंशियल रीजन के अंदर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, फ्लूइड की। और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसे एक्स से या एल से जैसे भी चाहे डिनोट कर सकते हैं, ठीक, कोई जगह एल से डिनोट कर देते हैं। ये लेंथ को दिखाती है। और ये जो नीचे न्यू बनाया है, ठीक है, यह है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि इस तरह से डिफाइंड होती है, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। जहां पर जो हमारा म्यू है वो क्या होता है, ये न्यू तो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और रो हमारी डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के, ठीक है। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज्यादा, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी की, तो इसमें अंदर हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टडी करते हैं इन विस्केड फ्लूइड्स की, ठीक है ना। कौन से, इन विस्केड, ठीक है। तो इन विस्केड फ्लूइड कौन से होते हैं, ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। यानी कि अगर विस्कोसिटी कम है तो म्यू की वैल्यू कम होगी, म्यू की वैल्यू कम है मतलब न्यू की वैल्यू कम होगी। यानी कि ये जो न्यू है, ये बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर क्या होता है, डेंस टू जीरो होता है, ठीक है। अगर म्यू डेंस टू जीरो है तो ये रेनॉल्ड्स नंबर कहां जाएगा, दैट टाइम रेनॉल्ड्स नंबर इज डेंस टू इंफिनिटी। दैट मींस बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही अप्रोचेस को यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है उसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण से उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत कम आती है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब बहुत कम ली जाती है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है। तो हम बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर जनरली जो फ्लूइड डिस्कस करेंगे उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होगी कि उनका रेनॉल्ड्स नंबर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सो आइए अब हम ड्राइव करते हैं बाउंड्री लेयर इक्वेशन को बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच से। सो गाइस, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच की। सो इसके अंदर हम लेके चलेंगे एनएस इक्वेशन फॉर इनविस्केड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, और वो क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, टू डायमेंशनल है, ठीक है। ये टू डायमेंशनल फ्लो के लिए है, टू डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होंगी, एक्स डायरेक्शन में इट इज डेल यू बाय डेल टी प्लस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रो डेल पी बाय डेल एक्स प्लस म्यू ओवर रो, ओके, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है एक्स डायरेक्शन। और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जस्ट यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, जहां पर यू और वी क्या है, यू है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में
वेलोसिटी कंपोनेंट, और v क्या है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। ओके, एंड सिमिलरली हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो क्या है, del u by del x प्लस del v by del y इज इक्वल टू 0। ये सब टू डायमेंशनल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स का ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। जैसे देखिए, हम सबसे पहले मानते हैं कि ऑर्डर जो है, ठीक है ना, इस तरह से है कि x का ऑर्डर हम लेंगे 1, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ y लेंगे हम डेल। देखिए ये जो डेल है ये क्या है, ये बाउंड्री लेयर की थिकनेस को दिखाता है। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बाउंड्री लेयर है वो सरफेस के बहुत पास में एक बहुत थिन रीजन होता है, ठीक है। तो बहुत थिन रीजन है, ठीक है। तो वो जो थिन रीजन है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। सो ये जो डेल है इसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, जहां पर डेल जो है वो बहुत ही छोटा है 1 से, ठीक है। एंड इसी तरह से मैं ऑर्डर ऑफ u जो है वो कंसीडर करूंगा 1, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ v क्या हो जाएगा, वो डेल ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। सो ये सब मेरे अजम्पशंस है, और ऑर्डर ऑफ जो t है, टाइम का जो ऑर्डर है वो भी 1 होगा, और ये सब ऑर्डर्स इस तरह से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सब का यूज करते हुए इस पूरी इक्वेशन को ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, मैं पहले x डायरेक्शन की इक्वेशन की बात करता हूं। तो इस इक्वेशन में सबसे पहला टर्म है del u by del t। तो u का ऑर्डर में क्या लेके चल रहा हूं, 1, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ u इज 1, और t का ऑर्डर भी मैं 1 लेके चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/1, यानी कि प्रॉपर्ली इस पूरी टर्म के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इस पूरी टर्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। सो अब इस टर्म की बात करता हूं, तो इसमें u है, u का ऑर्डर 1 है, ये भी ऑर्डर 1 की, ऊपर u आता है del u में, उसका ऑर्डर भी 1, अपॉन नीचे x आता है, और x का ऑर्डर भी मैं क्या मान के चल रहा हूं, 1, ठीक है। तो ये भी इस पूरी टर्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू अपॉन 1 कितना हो जाएगा, पूरी ही टर्म का ऑर्डर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं इस टर्म की। इस टर्म में देखो v आ रहा है, v का ऑर्डर में क्या लेके चल रहा हूं, डेल, ठीक है। सो ये डेल ले लिया मैंने, ठीक है, डेल्टा ऑर्डर का ले लिया, और यहाँ पर फिर ऊपर u आ रहा है 1, और नीचे y आ रहा है उसका डेल, ठीक है। यहाँ डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी पूरी टर्म का ऑर्डर कितना बचेगा, इस पूरी टर्म का ऑर्डर भी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस टर्म पर। इसमें क्या होता है, देखो इसका हम ऑर्डर क्या है, दोनों ये टर्म्स है इसके कंपैरिजन से लेंगे, क्योंकि दोनों ही टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है वो बैलेंस होगा, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर बाद में डिफाइन करेंगे, पहले इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, इस टर्म में जो न्यू है, ठीक है। तो ये जो है विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो म्यू है हमारा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। सो इसका ऑर्डर जो होता है वो इन कंपैरेटिवली काइनेमेटिक्स के अंदर हम वो डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका ऑर्डर है डेल स्क्वायर, वो इसके मात्रक से आता है, इसकी यूनिट से आता है, ठीक है। तो जब आप इसकी यूनिट की स्टडी किए होंगे विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स में, तो वहां पर आपको ये आइडिया होगा कि इसका ऑर्डर डेल स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि ये जो हमारा v है या जो y है, ठीक है ना, उसके स्क्वायरिंग ऑर्डर में होती है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर जो होता है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। सो नेक्स्टली इसका ऑर्डर क्या हो गया, डेल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही v का u का ऑर्डर क्या है, 1, ठीक है, v का ऑर्डर क्या है 1, और x का ऑर्डर फिर 1, और x का स्क्वायर है तो भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बाहर डेल स्क्वायर चल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इस पूरी टर्म का ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो इस पूरी टर्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का, तो ऊपर u है तो 1, नीचे y है तो डेल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि y का स्क्वायर लेना है हमको, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ जो p है उसे भी आपको 1 ही लेके चलना है, ठीक है। और वो देखो कैसे है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पूरे का 1 चल रहा है, इधर ये कट जाएगा, ठीक है। इस एक टर्म को छोड़ दूं तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको ऑर्डर 1 चाहिए, यहाँ पे p का ऑर्डर भी हम 1 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पूरी टर्म्स को मैंने ऑर्डर के रूप में लिख दिया है। अब देखो मैं क्या ध्यान देखता हूं कि यहाँ पर इस टर्म में इस तरफ सबका ऑर्डर 1 है, ठीक है। ये सब क्या है, डोमिनेटिंग है, क्योंकि डेल वाली जिसका ऑर्डर होगा वो लेस डोमिनेटिंग होगी टर्म, ठीक है। सो यहाँ पर 1 है तो इधर से तो कोई भी टर्म हम कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबका ऑर्डर बड़ा है कंपैरेटिवली डेल, ये भी बड़ी टर्म है, ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो जब ये डेल स्क्वायर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा
तो ये क्या होगा, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने पर इसका ऑर्डर को क्या कर देगा, इसके ऑर्डर को डेल स्क्वायर कर देगा, और इसके साथ क्या होगा, डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका टर्म का ऑर्डर क्या रह जाएगा, इसका ऑर्डर 1 ही रह जाएगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग? सो कुल मिला के बात क्या होती है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये एक टर्म ऐसी आती है अपने पास, ये एक टर्म ऐसी आती है जिसका ऑर्डर क्या है, डेल स्क्वायर है, यानी कि ऑलरेडी डेल बहुत छोटा है 1 से, तो डेल स्क्वायर उससे भी छोटा आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, और ये टर्म जब नेग्लिजिबल होती है तो हम इसे फाइनली जब हम बाउंड्री लेयर इक्वेशन लिखेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये एक टर्म को हटाना है और हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो बाउंड्री लेयर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन को y डायरेक्शन में, अब हम इसको पहले ऑर्डर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो x इसमें है नहीं कहीं पर भी, v है तो v का ऑर्डर है डेल, ठीक है, और t का ऑर्डर है 1, तो ये डेल ऑर्डर की हो गई। ऐसे ही u का ऑर्डर 1, v का ऑर्डर डेल और नीचे x का ऑर्डर 1, तो ये पूरी टर्म किसकी हो गई, डेल ऑर्डर की हो गई। ठीक है, इस पूरी टर्म का ऑर्डर कितना हो गया, डेल हो गया। ठीक है, ये डेल में लिख देता हूँ इस पूरी टर्म के लिए, इसके लिए डेल है, इसमें देखो ये डेल, ऊपर डेल और नीचे डेल, तो डेल से डेल कट के भी क्या है, एक डेल बच जाता है। तो इस पूरी जो साइड है उसमें कितना ऑर्डर है, डेल ऑर्डर का है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या होगा कि इस टर्म का ऑर्डर हम बाकी कंपैरिजन से लेंगे, ठीक है ना, बाकी के कंपैरिजन से, और म्यू का ऑर्डर मैं आपको डेल स्क्वायर बता के चल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, v है, इसका ऑर्डर क्या होगा, डेल, इसके स्क्वायर नहीं है तो सिंपल डेल होगा, नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, ये ब्रैकेट है यहाँ पर क्या है, v का ऑर्डर डेल और नीचे y का ऑर्डर डेल स्क्वायर। ओके, सो डेल से डेल कैंसिल हो जाता है तो 1 अपॉन डेल रह जाता है। तब ये जब डेल अंदर मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, डेल का क्यूब, डेल क्यूब, और ये जब हमारे पास डेल स्क्वायर बाहर था और अंदर आएगा इस टर्म का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा। सो मैं क्या देख रहा हूं कि पूरी ही इक्वेशन के अंदर इसका ऑर्डर भी डेल, इसका ऑर्डर भी डेल, इसका ऑर्डर भी डेल, इसका ऑर्डर डेल क्यूब, इसका ऑर्डर डेल। सो कंपेयर जब मैं करता हूं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से, तो ये सब टर्म्स क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये ऑर्डर भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, ठीक है, ये टर्म भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल, अब बच गई ये बेचारी। ठीक है, सो देखते हैं इसको फाइनली हम लिखेंगे क्या, वो हम बाद में देखेंगे। वैसे p का ऑर्डर 1 है और इस y का ऑर्डर डेल है, ठीक है ना, तो इसको अभी हम काटूं नहीं काटूं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो यहां तक से हो गया। अब इसका देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो u है उसका ऑर्डर 1, x का ऑर्डर 1 अपॉन 1, ये डेल ऑर्डर की, ये डेल ऑर्डर की, कट के ये भी 1, सो ये इसमें से कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज इट इज रहेगी। और जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें सिर्फ एक टर्म कैंसिल होगा क्योंकि उसका ऑर्डर डेल स्क्वायर आ गया था, बाकी सबका 1 आ रहा था। सेकंड इक्वेशन में ऑलमोस्ट सभी टर्म्स हट जाएंगी, इसको हम छोड़ लेंगे। ठीक है, सो देखो ये तीनों टर्म्स को जब मैं फर्दर दोबारा वापस लिखता हूं, ठीक है, ये जो टर्म्स कट गई हैं उनको छोड़कर, तो इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई होती है। सो गाइस ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये तीन इक्वेशन है इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में जिसमें हमने वो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, जो एक्स स्क्वायर वाला डेरिवेटिव था उसको हटा दिया, और यहां पर हमारी सारी टर्म्स हट गई थी, केवल ये टर्म बचती है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज इट इज रहती है। ठीक है, नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और मैं आपको देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होता है इस इक्वेशन से। यही ऑब्जर्वेशन है कि इक्वेशन फाइनली ऐसी ही रहेगी लास्ट तक। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर इक्वेशन का एक हिस्सा है। इस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या पता चलता है कि डेल पी और डेल वाई जीरो है। दैट मींस जो p का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है, जो क्या इंप्लाइज करता है कि जो p होगा, जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, तो प्रेशर इज ओनली फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्योंकि तभी तो y के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। सो सिंस p जो है उसका डेरिवेटिव क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ओनली x किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसका जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, p का पार्शियल डेरिवेटिव है, उसे मैं कंप्लीट कर देता हूं, उसे मैं सिंपल डेरिवेटिव की फॉर्म दे सकता हूं। तो मैं यहां से इसको मिटाकर इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज dp ओवर dx। क्यों, क्योंकि y तो है नहीं, तो फिर पार्शियल की जरूरत कहां है ना, सिंगल वेरिएबल में ही है वो। सो उसको मैं d के फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज द मैथमेटिक्स इज। सो ये चीज हो गई, ये रो है। ठीक है, सो ये इसको इंप्लाइज करता है। और देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज इट इज रहेगी। सो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मिलकर ही कहलाती है बाउंड्री लेयर इक्वेशन। सो फाइनली व्हाट आर द बाउंड्री लेयर इक्वेशन इज, सो बाउंड्री लेयर इक्वेशन क्या हो जाती है, देखो
बाउंड्री लेयर इक्वेशन हो जाती है, ये दो इक्वेशन होती है, डेल यू बाय डेल टी प्लस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई, ओके, एंड इक्वल्स टू -1 अपॉन रो डेल पी बाय डेल एक्स, सॉरी dp बाय डेल एक्स dp बाय डेल एक्स dx प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में लिख देता हूं, देखो ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये हो गई। और इसके साथ में एक इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों इक्वेशन मिलकर कहलाती है बाउंड्री लेयर इक्वेशन, ठीक है। तो ये थे तो इक्वेशन। अब देखो जो प्रेशर है, ठीक है, उसे मैं क्या लिखता हूं, अब प्रेशर को प्रेशर की फॉर्म से हटाकर मैं वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी ही इक्वेशन के अंदर, देखो ये जो पूरी इक्वेशन है उसके अंदर स्मॉल यू की जगह मैं कैपिटल यू रख देता हूं, जो कि क्या है, पोटेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। पोटेंशियल रीजन की वेलोसिटी कैपिटल यू, जो कि फलन है, जो कि फंक्शन है एक्स का और टी का, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल रीजन की वेलोसिटी है, वो पूरी की पूरी मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मैं जब इस टर्म पर रखूंगा तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी, डेल कैपिटल यू ओवर डेल टी प्लस स्मॉल यू, उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल यू, तो इट इज कैपिटल यू डेल यू बाय डेल एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैपिटल है, v डेल एज इट इज हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, उसका रेस्पेक्टिव y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। सो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें y का ही फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहां पर भी y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये और ये टर्म रह जाएगी और ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। सो इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा, -1 अपॉन रो डेल p ओवर डेल x। देखिए एक बार वापस देखिए, इसका ये वाले क्यों मैंने हटाया है, क्योंकि जब मैं u रखूंगा स्मॉल u की जगह, तो सिंस जो कैपिटल U है वो ओनली फंक्शन ऑफ x और t है, ठीक है। सो y के रेस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव कैसे रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे, और ये हमारे पास फाइनली रिलेशन आ जाएगा कि जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है x डायरेक्शन में, ठीक है, वो कैसा है, वो इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री लेयर इक्वेशन क्या बनती है, अब मैं वो लिखता हूं आपके लिए। सो गाइस फाइनली हमारे पास द बाउंड्री लेयर इक्वेशन जो है वो क्या आ जाती है, del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y is equals to del capital U by del t plus capital U del capital U by del x plus nu del 2u by del y square। ये है हमारी फाइनली बाउंड्री लेयर इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी del u by del x plus del v by del y is equals to 0। तो ये दोनों इक्वेशन साथ में कहलाती है द बाउंड्री लेयर इक्वेशन, ठीक है, द बाउंड्री लेयर इक्वेशन कहलाती है। और इसके साथ में जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए वो होती है, तो बाउंड्री कंडीशन देखिए, बाउंड्री कंडीशंस, देखिए बाउंड्री कंडीशंस कैसे आती है। हमने जो बाउंड्री लेयर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारा सरफेस के ऊपर से अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसके पास में एक बहुत थिन रीजन ऐसा होता है जहां पर जो विस्कस इफेक्ट्स हैं इन विस्कस फ्लूइड के, वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, यही पढ़ा था। सो उसके अंदर जो बिल्कुल सटकर जो लेयर चलती है सरफेस के, उसकी वेलोसिटी वही होती है जो इस सरफेस की वेलोसिटी है, ठीक है। और मैं एक बार में क्या मान लेता हूं कि जो सरफेस की वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, सरफेस अपनी जगह पर स्थिर है। सो जो सरफेस की वेलोसिटी है मैं उसे 0 लेके चल रहा हूं, तो उस जो लेयर की वेलोसिटी भी क्या होगी, इस पोजीशन पर 0 हो जाएगी दोनों डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। और इस पोजीशन को, ये y एक्सिस है, तो इस पोजीशन को मैं क्या कहता हूं, y इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0 हो रहेगी, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि यहां पर बाहर निकल जाता हूं, जब मैं इस लेयर रीजन के बाहर निकल जाता हूं, यानी कि y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, या y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एरिया बचेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, पोटेंशियल रीजन होगा, और उस पोटेंशियल रीजन के अंदर क्या होगी, वेलोसिटी हमारी कैपिटल U xt हो जाएगी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इसी चीज को हम बाउंड्री लेयर इक्वेशंस की कंडीशन के रूप में लिखेंगे। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एट y इक्वल्स टू 0 पर स्मॉल u इज 0 और स्मॉल v भी 0, ठीक है।
और एट इन बाउंड्री लेयर कंडीशंस क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 और स्मॉल u इज इक्वल टू 0 और y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमारे पास क्या हो जाता है, u हो जाता है, वो कैपिटल U हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल रीजन वहां पर आता है और ये पोटेंशियल रीजन की वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था y इज इक्वल टू 0 पर और y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कंडीशन। तो हमारे पास फाइनली बाउंड्री लेयर इक्वेशन आ जाती है। विद दिस बाउंड्री कंडीशन ही क्या होता है, बाउंड्री लेयर इक्वेशन का डेरिवेशन खत्म। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड अप्रोच है उससे करेंगे, एसिम्प्टोटिक अप्रोच से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।